काफी है। What हाँ जी बेटा, तो हम कैटलिस्ट में ही हैं अभी, और कैटलिस्ट में हम पढ़ रहे हैं बायो कैटलिस्ट, और जिसे हम कहते हैं एंजाइम्स। तो यहाँ पे अलग अलग एंजाइम के नाम, उनका सोर्स और उनका क्या फंक्शन है ये दिया हुआ है। आज तक मैंने देखा नहीं कि इस पे कभी क्वेश्चन आए पेपर में। ये टिपिकली बायो का टॉपिक है, तो ये समझाने के लिए आपको दिया हुआ है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने नहीं देखा कि फाइनल में कभी आता है। तो एंजाइम और बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं, जैसे हमने 10th में पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे अमाइलेज होता है विच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, पेप्सिन होता है विच डाइजेस्ट प्रोटीन्स, ट्रिप्सिन होता है विच डाइजेस्ट आपका प्रोटीन इन इंटेस्टाइन, लाइपेज होता है डाइजेस्ट फैट। तो ऐसे ही यहाँ पे एंजाइम के नाम दिए हुए हैं और उनका फंक्शन दिया हुआ है। तो ये कैटलिस्ट ही है, एंजाइम्स आर बेसिकली कैटलिस्ट। लिविंग बॉडी के अंदर है तो इसका नाम पड़ गया बायो कैटलिस्ट, लिविंग है तो बायो कैटलिस्ट। तो आप इसकी बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप बाद में आराम से लिखना। पेपर में ये आया नहीं है तो इसलिए मैं इस पे कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं देता, आज तक मैंने नहीं देखा कि इस पे कभी कोई क्वेश्चन आया हो। अब आ जाइए यहाँ पे। अब जो बायो वाले स्टूडेंट है वो इसको देख के समझ गए होंगे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे हम पीछे हेट्रोजीनियस का मैकेनिज्म पढ़ के आए ना, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का, अब आपको ये बताया जा रहा है कि जो ये बायो कैटलिस्ट है ये कैसे काम करते हैं। तो इसको बायो वाले स्टूडेंट लॉक एंड की हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं, तो हमें उसमें नहीं जाना है। हमने एक नॉर्मल सीखना है कि जो हमारा ये कैटलिस्ट है, बायो कैटलिस्ट, ये कैसे काम करता है। तो देखो ध्यान से, ये है एंजाइम, एंजाइम को कहते हैं कैटलिस्ट, और ये है रिएक्टेंट। तो जब ये एंजाइम और कैटलिस्ट रिएक्ट करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के बाद ये बनाते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बन गया, जैसे ये जो रिएक्टेंट था ये इसको प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे, प्रोडक्ट बन गया, कैटलिस्ट अलग हो गया। तो बस ये दिखाना है, इसे हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो क्या है, 2 स्टेप में होता है कि एंजाइम और रिएक्टेंट मिक्स होते हैं, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट मिक्स होके ये एक इंटरमीडिएट बनाते हैं। फिर जब प्रोडक्ट बन जाता है तो एंजाइम अलग हो जाता है, मतलब कैटलिस्ट अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। बस इस तरह से आपने इसको ध्यान रखना है कि एंजाइम कैटालिसिस कैसे काम करता है। कि जो एंजाइम है पहले रिएक्टेंट से जुड़ जाएगा, रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहते हैं, जुड़ने के बाद ये एक इंटरमीडिएट बनाएगा और इसको प्रोडक्ट में चेंज करेगा। जैसे ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा तो जो आपका एंजाइम कैटलिस्ट था वो अलग हो गया और आपका प्रोडक्ट अलग हो गया। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये भी मैंने नहीं देखा पेपर में आता है, बट स्कूल एग्जाम्स में ये मैंने देखा है, ये वाला टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो बायो वाले स्टूडेंट्स को तो ये उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट है इसको ध्यान रख लें, दिस इज इम्पोर्टेंट। स्कूल एग्जाम के जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उसमें आ जाता है, बोर्ड में मैंने नहीं देखा ये कभी आया हो। ये जो बायो वाले टॉपिक है ना जो केमिस्ट्री में आ रहे हैं, ये खासकर यहाँ से ये पेपर में कम आते हैं, ये वाला टॉपिक मैंने देखा आ जाता है इंटरनल एग्जाम्स में। अब देखिए यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम इंडस्ट्रियल कैटालिटिक प्रोसेस। मतलब हमने यहाँ पे आपको कुछ प्रोसेस बताए हैं जिसमें कौन से कैटलिस्ट क्या करते हैं ये बताया हुआ है, तो इसके ऊपर 1-1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सबसे पहला प्रोसेस आ जाओ, हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस में क्या बनता है, NH3। तो पेपर में जैसे आ जाए भी हेबर्स प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, तो आंसर है NH3, अमोनिया बनाते हैं। कैटलिस्ट क्या है, फाइनली डिवाइडेड आयरन कैटलिस्ट है, मोलिब्डेनम प्रमोटर है, कंडीशंस दी हुई है, ये पूछ लेते हैं। इसी तरह से ओस्टवॉल प्रोसेस में क्या बनता है, ओस्टवॉल प्रोसेस, ओस्टवॉल प्रोसेस में हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, जिस मेथड से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है उसे हम कहते हैं ओस्टवॉल प्रोसेस। इसका कैटलिस्ट क्या है, प्लैटिनाइज एस्बेस्टोस एंड टेम्परेचर दिस मच। तो ये 1-1 मार्क में पूछ सकते हैं। फिर आता है हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो प्रोसेस जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं उसे हम कहते हैं और कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और इसमें कैटलिस्ट क्या है, आपके जो कैटलिस्ट है प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टोस और V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये याद रखना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, दिस इज इंपॉर्टेंट। और टेम्परेचर कंडीशन दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1-1 मार्क के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। लो जी, अब हम आगे चलते हैं। तो अब मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हुए हैं आपको करवाने के लिए। अब ये क्या क्या क्वेश्चंस हैं देखिए। तो अंकित सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन है, लेट्स डिस्कस आंसर। बोलिए अंकित। why it is necessary to remove हाँ carbon monoxide
monoxide when ammonia is obtained by हाँ, कह carbon. रहा है why it is necessary to remove carbon monoxide when ammonia is obtained by Haber's process. तो आपको याद है मैं पीछे दिखा रहा था कि जो CO है ना ये पॉइजन है, कैटालिटिक पॉइजन है, तो इसको रिमूव करेंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? तो हमने ये पीछे Yes, याद किया sir. था पॉइजन, तो इसका आंसर है बिकॉज, लिखते जाइए साथ में, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज कैटालिटिक पॉइजन catalytic poison, so it should be removed to speed up the reaction. Bas. So why it is necessary to remove carbon monoxide when ammonia is obtained by Haber's process? Because carbon monoxide is catalytic poison, so to increase the speed of reaction it should be removed, इसलिए इसको remove कर दिया जाता है time to time. अब आ जाइए, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये, अब ये भूल जाते हैं हमें बाद में तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, अंकित पढ़िए क्वेश्चन, क्या कह रहा है? Why it is एस्टर why is the ester hydrolysis slow in beginning and becomes faster after some time? फास्टर आफ्टर सम टाइम। देखो अगर शुरू में स्लो है बाद में फास्ट हो गई, यानी कुछ ऐसा हुआ, कैटलिस्ट बन गया, कुछ प्रमोटर टाइप बन गया या कैटलिस्ट बन गया जिससे रिएक्शन फास्ट हो गई। तो लो समझो जरा, हम +1 का यूज करते हैं। देखो CH3COO ये है हमारा एस्टर। ठीक है बेटा, ये एस्टर है। जब हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो ये टूट के एसिड बनाएगा CH3COOH, साथ में ये बनाएगा एल्कोहल। ठीक है, ये एस्टर हाइड्रोलिसिस है। ये हमने +1 में भी पढ़ा था हाइड्रोलिसिस, हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है स्पॉनिफिकेशन के नाम से। स्पॉनिफिकेशन +1 में भी हमने पढ़ा है ना? तो क्या होता है जरा आप ये रिएक्शन देखो, कह रहा है एस्टर हाइड्रोलिसिस इज स्लो इन बिगिनिंग एंड बिकम फास्ट आफ्टर सम टाइम। तो मैंने एस्टर दिखाया, वाटर से रिएक्शन दिखाई और ये बना दिया। अब यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बना है ना, ये प्रोडक्ट, ये एसिड, ये जैसे जैसे इसकी अमाउंट बढ़ती जाती है ये कैटलिस्ट एक्ट करता है। क्या एक्ट करेगा? कैटलिस्ट। तो ये अगर कैटलिस्ट एक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली शुरू में रिएक्शन स्लो होगी, जैसे ये बढ़ेगा रिएक्शन हो जाएगी फास्ट। तो इसका आंसर है because the acid formed during the hydrolysis act as catalyst, hence reaction become fast. बहुत ही important है, because the acid formed during reaction act as catalyst. So very important, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकित बेटा अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, पढ़ो जरा ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन What is the role of desorption in the process of What is catalysis? the role of desorption in the process of catalysis? तो मैं आपको याद दिला दूं, मान लीजिए ये है हमारे रिएक्टेंट्स और ये है हमारा कैटलिस्ट। ठीक है, अब आपको याद आ जाएगा जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कैटलिस्ट की सरफेस रिएक्टेंट्स जुड़ जाते हैं, जुड़ने को हम क्या कह देते हैं? एडसॉर्प्शन। अब जुड़ने के बाद ये रिएक्ट भी करेंगे आपस में, एडसॉर्प्शन होगा और क्या करेंगे? रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कैटलिस्ट अलग हो गया और जो प्रोडक्ट बनेगा जुड़ के, जो भी जुड़ के प्रोडक्ट बनेंगे, ये प्रोडक्ट हो गए अलग। तो अब क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा, ये हो गया डिसॉर्प्शन, मतलब ये हो गया आपका डिसॉर्प्शन। अब यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिसॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस? डिसॉर्प्शन प्रोवाइड कैटलिस्ट टू द अदर रिएक्टेंट्स, क्योंकि डिसॉर्प्शन हो गया तो कैटलिस्ट फ्री हो गया। नाउ दिस कैटलिस्ट इज अवेलेबल फॉर द अदर रिएक्टेंट्स, क्योंकि आप रिएक्शन कैरी ऑन करोगे ना, तो ये कैटलिस्ट है, तो ये जो दूसरे एक ही टाइम पे सारे रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में नहीं बनते ना, कुछ रिएक्टेंट बन जाएंगे, कुछ बच जाएंगे, जो ये फ्री है ये फिर से उनको रिएक्ट करेगा और उनको प्रोडक्ट में चेंज करेगा। तो क्या आंसर बना? व्हाट वुड बी योर आंसर देन? डिसॉर्प्शन प्रोवाइड surface of catalyst for the other reactants. क्या आंसर आएगा? What is the role of desorption in the process of catalysis? तो क्या आंसर लिखोगे बच्चों?
बोलो अंकित। It provides surface to other. यस, Yes. आंसर ये बनेगा डीज ऑप्शन। लिखिए कॉपी में बेटा, डीज ऑप्शन प्रोवाइड्स सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, surface of catalyst to other reactants, to reactants other reactants to adsorb and change into product, and change into product। फिर से डीज ऑप्शन हो जाएगी, फिर से सरफेस अवेलेबल हो जाएगी दूसरे रिएक्टेंट्स की। तो कैटलिस्ट का यही रोल रहता है कि डीज ऑप्शन करेगा, डीज ऑप्शन करने के बाद उसकी सरफेस खाली हो जाएगी, फिर दूसरे रिएक्टेंट से जुड़ेगा, उसको प्रोडक्ट में चेंज करेगा, जब वो चेंज हो जाएगा फिर दूसरे रिएक्टेंट्स को पकड़ेगा। मतलब ये चलता रहेगा जब तक आप रिएक्शन चलाओगे, ये कैटलिस्ट ऐसे ही करता रहेगा। डीज ऑप्शन हो जाएगी, दूसरे रिएक्टेंट्स को जुड़ेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, फिर से डीज ऑप्शन हो जाएगी, फिर से दूसरे रिएक्टेंट्स को पकड़ेगा सरफेस पे, फिर से प्रोडक्ट बनाएगा। बस यही चलता रहता है टॉपिक। लो बेटा, अब समझो, अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा रिलेटेड टू क्लॉइड्स। अब आपको पता है जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं, याद है आपको? जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो है 3 तरह के पॉसिबल है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। याद आया? बोलो बच्चों, याद आया कि जो हमारा सॉल्यूशन है ये 3 तरीके का होता है। कौन से? ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल एंड एक आता है हमारा सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है समझो जरा। ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्ट लो, नमक, उसको पानी में डाल दो, सॉल्ट को पानी में डाल दोगे तो ये बन जाएगा आपका ट्रू सॉल्यूशन। अब आप एक ले लो सैंड, सैंड को पानी में डाल दो, तो अभी आपको आंखों से ही दिखेगा कि आपने सैंड मिला दी, मतलब हेट्रोजीनियस है, देख के ही पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपका सस्पेंशन। अब इसके जो बीच में रहता है कि सॉल्ट और सैंड के बीच के पार्टिकल, मतलब पार्टिकल साइज ना तो बहुत बड़ा ना ही बहुत छोटा, ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटे पार्टिकल, वो आ जाते हैं आपके क्लॉइड्स में। तो क्लॉइड की अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मिल्क आ जाएगा, टूथपेस्ट आ जाएगा, आपकी काफी चीजें जो हमारी डेली लाइफ में चीजें यूज होती है ना, वो सारी क्लॉइड्स हैं। तो मैं एक यहाँ पे बस एग्जांपल लिख देता हूँ, मिल्क, मिल्क लिख देता हूँ, चीज लिख दो, जेल लिख दो, जैम, जेलीज, तो ये सारे मिल्क हो गया, चीज हो गया, आपका टूथपेस्ट हो गया, टूथपेस्ट। तो ये जो सब पार्टिकल्स हैं, ये इसका जो पार्टिकल साइज है ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है। तो अब हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का, सॉल्यूशन के नाम से। इसमें हमने क्लॉइड्स को मेनली पढ़ना है, और मैं जो आपको बता रहा हूँ वो रिकॉल करवा रहा हूँ। क्या रिकॉल करवा रहा हूँ? कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है कि नमक लो, NaCl, उसको पानी में डाल दो और माइक्रोस्कोप लेके देखो तो भी आपको इसके सॉल्ट के पार्टिकल नहीं दिखेंगे, सॉल्यूट दिखेगा ही नहीं। सैंड डालो तो आपको आंखों से दिख जाएगा, यानी ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ये हेट्रोजीनियस है, ये भी हेट्रोजीनियस है बट देख के होमोजीनियस लगता है। तो देखो, जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो सॉल्यूट का पार्टिकल साइज है लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, और जो सस्पेंशन है इसका साइज होता है मोर देन 100 नैनोमीटर, और जो आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसका होता है 1 to 100 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, याद है आपको? बताइए। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁹ मीटर। और 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे बता दिया। तो नैनोमीटर में यहाँ है कन्वर्जन। तो अब आपको याद रखना है क्लॉइड्स का। सो व्हाट आर क्लॉइड्स? क्लॉइड्स आर द सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ये होमोजीनियस है, ये हेट्रो, ये भी हेट्रो, सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा। इसे हम बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, समझते हैं?
तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो सोल्यूशन में हमने ना तो ट्रू पढ़ना है ना सस्पेंशन पढ़ना है, हमारा मेन फोकस है क्लोइडल सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमारे डेली लाइफ में जितनी भी सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं वो सब क्लोइडल रेंज के पार्टिकल्स हैं। टूथपेस्ट हो गया, आपका आटा हो गया, ये सब आपके किस में आते हैं, ये आपके क्लोइडल। तो हमारे अपनी डेली लाइफ में जितने भी हम केमिकल्स डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, किचन के केमिकल हो गए, वॉशरूम में केमिकल हो गए, ये मोस्टली दे कम इन द कोलॉइडल रेंज। खाने पीने की चीजें भी यही है, जैम, जेली, चीज, है ना, ये सब कोलॉइडल में ही आते हैं। तो इसलिए हमें सरफेस में कोलॉइडल को पढ़ाया जा रहा है। अब आप देखिए आगे। अब यहाँ पे कुछ मैंने डेफिनेशंस डाली हुई हैं, तो मैं भी वैसे बता के आ गया हूँ, अब समझिए जरा। कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस सिस्टम in which a definite substance is contributed to form very small particles, diameter दे रखा है तो हमने वो पढ़ लिया कि 1 2, ये सेंटीमीटर में आप नैनोमीटर वाला याद रखें, 1 से लेके 100 नैनोमीटर, दो याद रखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। as disperse phase and another called dispersion medium। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना कि अभी हमने यहाँ पे बात की डिस्पर्स फेज। तो जब भी हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं, समझना जरा ध्यान से, जब भी हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो सॉल्यूशन है ये दो वर्ड से बनता है, सॉल्यूट, दो वर्ड से बनता है ना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो हमारा सॉल्यूट है ना, इस चैप्टर में हम सॉल्यूट को बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। याद रखना क्या बोलेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में हम, डिस्पर्स्ड फेज। हियर सॉल्यूट इज नोन बाय द नेम ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। और सॉल्वेंट को बोलेंगे मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। सॉल्वेंट इज नोन बाय द नेम ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। याद रखना जनरली सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड यूज होता है, बट जब हम कोलॉइड की बात करते हैं तो सॉल्यूट को हम डिस्पर्स्ड फेज के नाम से जानते हैं और सॉल्वेंट को हम डिस्पर्जन मीडियम के नाम से जानते हैं। तो यही इस पेज पे मैंने बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से एग्जांपल देखिए, ग्लू, इंक, स्मोक एक्सेट्रा। डिस्पर्स्ड फेज, dispersed phase of colloidal particle called dispersed phase, this is like a solute। तो मोटा मोटा याद रख लो कि dispersed phase क्या होता है, जो कम होता है उसको dispersed phase कहते हैं और इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम solute in the solution कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में solute जो homogeneous में कहते हैं। dispersion medium, medium in which dispersed particles are dispersed is called dispersion medium and in normal language it is called solvent in true solution। तो ये भी कोई वैल्यूज वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। अब आता है यहाँ पे क्रिस्टलॉइड। एक ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलॉइड, सब्सटेंसेस हुज एक्वस सॉल्यूशन कैन पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड क्रिस्टलॉइड। तो बस ये एक मोटा मोटा याद रखना कि क्रिस्टलॉइड हम कई जगह पे वर्ड यूज करेंगे। तो क्रिस्टलॉइड का मतलब होता है वो सॉल्यूशन जिनके पार्टिकल्स अपना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, जैसे वो मेनली ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, so उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलॉइड। substances whose aqueous solution can pass through semi permeable membrane are called crystalloid। लो अब देखो, अब ये डायग्राम देखो, जब आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपको कुछ याद आ जाएगा। ये है आपका ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन से जब हम टॉर्च की लाइट पास करेंगे तो इसका पाथ विजिबल नहीं होगा, बट अगर हम टॉर्च की लाइट अपना इससे पास करें कोलॉइडल सॉल्यूशन से तो पाथ इज विजिबल। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। याद आया, हमने इसको पढ़ा भी हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट, व्हेन लाइट इज पास थ्रू, इसे हम किस नाम से जानते हैं, टिंडल इफेक्ट। So when white light passes through the colloidal solution, path of the light becomes visible. This is called Tyndall effect। तो ये हमें मिलेगी ऑब्जर्वेशन कहाँ पे, colloidal solution में। The particles in the colloidal solution or colloid scatter light। Due to this we can see path of beam of light inside the colloidal solution or colloid or in the beaker। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्लोइड्स के पार्टिकल होते हैं ना वो लाइट को स्कैटर करते हैं। तो स्कैटर करने से क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए ये क्लोइडल पार्टिकल्स हैं, ये लाइट टकराई, लाइट टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। स्कैटर होने से इसका पाथ विजिबल हो जाता है। ये लाइट हुई, यहाँ पार्टिकल से टकराई, टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में ये चल जाएगा। ये आपने 10th में ही पढ़ा हुआ है, जस्ट टू रिकॉल।
तो अलग अलग डायरेक्शन में जाने को से ये पाथ विजिबल हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगी, विच इज नोन बाय द नेम ऑफ टिंडल इफेक्ट। अब आप देखें यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा यहाँ पे आज लास्ट करेंगे ये टॉपिक, और उसके बाद हम अगले टॉपिक अगली क्लास में। अब इसको समझिए जरा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लॉइड्स, मतलब क्लॉइड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। कौन कौन सी? सॉलिड सॉल, सॉल, एरोसोल, जेल, इमल्शन, एरोसोल, सॉलिड सॉल, फोम। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखनी है, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, वो है हमारा सॉल। कि व्हाट इज सॉल? पेपर में पूछ लेते हैं भी, सॉल बताओ क्या है। तो सॉल इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। देखो, एस सॉलिड, एल लिक्विड, सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। डिस्पर्स फेज आपका सॉल्यूट हो गया, मीडियम आपका सॉल्वेंट हो गया। और एक आपको याद रखना है जेल, कि भाई जेल क्या होता है, इसका उल्टा, सॉल का उल्टा। यहाँ सॉलिड इन लिक्विड था, तो यहाँ लिक्विड इन सॉलिड हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, चीज, बटर, जेलीज। फिर एक हमारा थर्ड केस है, जिसे हम कहते हैं इमल्शन। वैसे पता तो सारे होने चाहिए, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज सॉल, व्हाट इज जेल, व्हाट इज इमल्शन, व्हाट इज सॉलिड सॉल। सॉलिड में सॉलिड को डाल दो, सॉलिड सॉल। ये देखो, गैस को भी सॉलिड में डालो, उसे भी सॉलिड सॉल कहते हैं, ये भी सॉलिड सॉल है। एरोसोल, गैस आ जाए, सॉलिड इन गैस, एरोसोल। लिक्विड इन गैस, ऑल्सो कॉल्ड एरोसोल। और गैस इन लिक्विड, इसे हम कहते हैं फोम। कि व्हाट इज फोम? गैस इन लिक्विड, इसे हम नाम दे देते हैं फोम। तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप के बेटा कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अब पेपर में क्या आता है? गिव द एग्जांपल ऑफ सॉल, पेंट, पेंट आ गया, सेल फ्लूइड हो गया। गिव द एग्जांपल ऑफ जेल, तो जेल में चीज, बटर, जैम, जेलीज, ये सारे आ जाएंगे। इमल्शन, इमल्शन होता है दो लिक्विड का मिक्सचर, लिक्विड एंड लिक्विड। जैसे मिल्क है, तो मिल्क इज फैट एंड ऑयल, अपना फैट एंड वाटर। हेयर क्रीम, उसमें भी ऐसे होता है। फिर आ जाओ आपका फोम, फोम में आपका फ्रोथ आ गया, सोप लेदर आ गया, ये सारी चीजें यहाँ पे बनती हैं। तो यहाँ पे मेनली आपको बताया जा रहा है कि जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है, हम उसको किस किस नाम से जानते हैं, मतलब टाइप्स क्या है। तो बहुत सारी टाइप्स हैं, 6-7 टाइप्स हैं। इसमें से 4 आप याद करें मेन: सॉल, जेल, इमल्शन एंड फोम। एरोसोल एंड सॉलिड सॉल, एरोसोल मतलब गैस होना चाहिए, सॉलिड सॉल मतलब आपका सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड में कुछ डाल दो, सॉलिड में कुछ डाल दो, तो उसको सॉलिड सॉल कह देते हैं। और एरोसोल मतलब गैस, जब आपका मीडियम गैस हो तो वो आपका एरोसोल है। और एग्जांपल्स याद होनी बेटा बहुत जरूरी है। अब इसके नीचे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, देखो। सॉल्ट्स आर कॉल्ड हाइड्रोसॉल्स, सॉल्ट्स को हम हाइड्रोसॉल्स भी कहते हैं। Benzosols and alcosols according to their dispersion medium, water, benzene and alcohol। जो हमारा सॉल्स है, सॉल को हम हाइड्रो, लिक्विड है ना, लिक्विड को हम वाटर हाइड्रो कहते हैं, तो हाइड्रोसॉल। अगर लिक्विड की जगह मान लो बेंजीन है, तो उसको सॉल को बोलेंगे बेंजोसॉल। और अगर लिक्विड की जगह अल्कोहल है, तो उसको बोलेंगे एल्कोसॉल। तो याद रखना, सॉल तो है। इफ आई से हाइड्रोसॉल मतलब वाटर, इफ आई से बेंजोसॉल मतलब लिक्विड की जगह बेंजीन लिया है, इफ आई से एल्कोसॉल तो लिक्विड की जगह एल्कोहल लिया हुआ है। तो इतना आपने बेटा याद करना है, और अभी मैं आपको याद भी करवाऊंगा। अब आप इसको नोट कर लें। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे।